एनालोगस एस्टिमेशन क्या है? एनालोगस एस्टिमेशन कहती है कि भाई जितना पहले टाइम लगा था अभी भी उतना टाइम लगेगा। लेट्स से सर ये था 10 मरले का घर, अगर हम 20 मरले का घर बनाते हैं फिर कितना टाइम लगेगा? अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर्स को उठाया आपने, पैरामीटर्स को यूज़ करके आपने काम कर लिया, ठीक है। अच्छा अब हम कहते हैं कि हमने 5 मरले का घर बनाना है, अब कितना टाइम लगेगा? यस, वेल डन। दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन की 2 टाइप्स होगी। अच्छा सर, नॉर्मली बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, आई वुड से दैट यू आर टेक्निकल पर्सन, अगर मैं आपको कहता हूँ कि सर मुझे ये बताएं कि आप काम कितनी देर में करेंगे, यू हेट दिस थिंग। ऑल टेक्निकल पर्सन हेट टू टेल हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक। सो व्हाट दे डू, इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 पॉइंट, instead of giving 1 point they give 3 points. Instead of giving 1 point, एक सेकंड सर प्लीज होल्ड कीजिएगा। क्या करना है? एक सबमिशन करानी है तो कर लेते हैं, अभी बैठे बैठो बैठो ले आ जाना। खाला दादा उधर गया हो। वो वैसे मेरे लैपटॉप से कर सकते हो आप, लैपटॉप नहीं उसमें मैं कर रहा हूँ, ड्राइंग कर सकते हो। आपने जूम किया हुआ है। मेरी ईमेल को बहुत पानी, चाय, बोतल, आलू वाला नान। तुम लोग अच्छा जी। अब सर यस सर नो, आप डोंट लाइक टू गिव एक्सप्लेनेशन एज अ जनरल, एज अ जनरल you don't like to give estimation. So what is the best way, being a construction manager, आप कैसे estimation लेंगे? You will go, you will say to your team members, जो technical होते हैं, तो जो भी काम करना है, हमने घर बनाना है, आप कहेंगे यार मुझे बताओ अगर हर चीज़ आपकी अपनी मर्जी होती है, it's a best case scenario, you are living like in a heaven, ना बारिश होती है, आपको जब रिसोर्स चाहिए तब आपको वो रिसोर्स मिलता है, हर चीज़ आपकी अपनी मर्जी की होगी, the best case scenario, then how much time it will take? जी सर, कितना टाइम लगेगा फिर इस घर को? लेट्स से जो है हम लोग कह देते हैं 10 महीने, ठीक है, बेस्ट केस में। इसको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक। क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेशन। अब लेट्स से हम कहते हैं कि जी हर चीज़ हमारे खिलाफ, यानी कि हर चीज़ बुरी हो रही है, बारिश हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है, हर चीज़ बुरी हो रही है, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक? ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक? नहीं इसमें सेंट में देखो, लेट्स से डबल, लेट्स से थोड़ा सा कम कर दे, 12 है, 12 था, लेट्स पुट इट 16 महीने, ठीक है, ओके 16 हमारे पास आ गए, 16 महीने। और ये हमारा हो गया पेसिमिस्टिक पॉइंट। क्या हो गया? पेसिमिस्टिक हो गया, ठीक है। अब जनरली हमारा टाइम कितना लगता है? 12 महीने, 12 महीने, दिस इज मोस्ट लाइकली। सो वी हैव 3 पॉइंट्स, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। अब इनसे हम ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। देयर आर 2 वेज, वन इज कॉल्ड ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, आप तीनों की एवरेज ले लें, दूसरा तरीका है ये तीनों की एवरेज ले ली, दूसरा तरीका है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा ग्राफ आ जाता है, उसमें क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक 1 टाइम, पेसिमिस्टिक 1 टाइम, मोस्ट लाइकली 4 टाइम, यू गेट अ फार्मूला, ऑप्टिमिस्टिक 4 मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइड बाय 6। दिस इज क्लियर सर? सो यस, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक्चुअली इट इज नथिंग ना, कि आपको कहते हैं ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, तीनों के एवरेज लेने सर, 5 के एवरेज लेने क्या करेंगे? हाँ, ये एक फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला क्या है? पहले को बोलते हैं दोनों 3 पॉइंट एस्टिमेशन है, पहले को बोलते हैं ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे को बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन या PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक।
प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. इज दिस क्लियर सर? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. बीटा कर्व देख रहे हैं, ये जो कर्व बन गया ना, इसे वैली कर्व कहते हैं या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ठीक हो क्या सर? PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. क्या आपका वेट कर रही हूँ, आप करो. आपका वेट कर रही हूँ. मेरा क्या वेट कर रहे हो? आप करो. मैंने क्या करना है? अच्छा सर, अब एक और एस्टिमेशन टेक्निक आती है जो कि रियल में आप खुद करेंगे. हाँ, काम तो ऐसे ही होता है ना यार. अच्छा, नक्शे को कितना टाइम लगेगा, फाउंडेशन को कितना टाइम लगेगा. ओके, आपने बना लिया, फाउंडेशन बना ली, अब आपने दीवारें बनाई, उसको कितना टाइम लगेगा. एक कमरे को कितना टाइम लगेगा, 4 कमरे को कितना टाइम लगेगा. अच्छा जी, किचन को कितना टाइम लगेगा. ओके, ये काम हो गया. पेंट को कितना टाइम लगेगा. ओके, वुडवर्क को कितना टाइम लगेगा जी. इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इन सब को कितना टाइम लगेगा. ऐसा करते हैं ना ब्रेक. हाँ, अब ब्रेक डाउन से नीचे, अब जो ब्रेक डाउन हुआ है उनसे पूछ के सारों को ऐड करते जा रहे हैं, उन सबको ऐड करते जा रहे हैं. व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली डूइंग बॉटम अप एस्टिमेशन. यू आर डूइंग इट बॉटम अप एस्टिमेशन. क्लियर हो गया सर? Then the last type is reserve analysis. Reserve analysis we already discussed. 2 टाइप के रिजर्व्स होते हैं जो है कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स. दिस आर फॉर नॉन अननोन, जिनका हमें पता है कि आ सकते हैं. लाइक हम गाड़ी में एक टायर एक्स्ट्रा रखते हैं, नॉन अननोन. दूसरा होता है मैनेजमेंट रिजर्व्स. मैनेजमेंट रिजर्व्स होते हैं अननोन के लिए, हमें पता भी नहीं है इनका, और ये कहाँ से आएगा हमें पता चलेगा नहीं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना, या चारों टायर फट जाते हैं, या आपको पता ही नहीं कि इंजन भी फट सकता है. ठीक है, अननोन. So these are the estimation technique. By using these estimation technique, आपका आउटपुट आता है कॉम जो है ड्यूरेशन एस्टिमेट एंड बेसिस ऑफ एस्टिमेट. क्लियर? ड्यूरेशन एस्टिमेट्स एंड बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स आउटपुट आ जाती है जी. सर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एंड बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स. अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे. नाउ वी विल गो टू डेवलप स्केड्यूल. इसकी आउटपुट आएगी स्केड्यूल बेसलाइन. स्केड्यूल बेसलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट. यू विल आल्सो गेट प्रोजेक्ट स्केड्यूल. डेवलप स्केड्यूल की आउटपुट आती है स्केड्यूल बेसलाइन. अब आपने सर देखे ना, अब आपने इसको ज़रा मैं वो बता दूं, कॉन्टेक्स्ट में बता दूं. आपने एक्टिविटीज़ बना ली, आपने एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस कर लिया, आपने उनकी डिपेंडेंसीज लगा दी, आपने एक्टिविटी की ड्यूरेशन कर दिया. नाउ द ओनली थिंग रिमेन इज टू एनालाइज इट एंड मेक अ स्केड्यूल. ठीक है, सो यू गो टू डेवलप स्केड्यूल. Go to basically develop schedule. And you make schedule baseline. ठीक है, along the way schedule baseline के साथ 1-2 और आउटपुट्स भी इंपॉर्टेंट आती हैं. आपके पास बना बनाया प्रोजेक्ट स्केड्यूल आ जाता है. प्रोजेक्ट स्केड्यूल क्या है, ये ग्राफ की फॉर्म में हो जाते हैं. गैंट चार्ट्स, ग्राफ्स आ जाते हैं कि ये स्केड्यूल है आपके जिनमें आपने काम करना है. देन स्केड्यूल डाटा आ जाता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और प्रोजेक्ट कैलेंडर आ जाते हैं कि लोग कब कब आएंगे, आपको लोग कब कब चाहिए. इंपॉर्टेंट इज स्केड्यूल बेसलाइन, बट दिस आउटपुट्स आर आल्सो क्रिएटेड. क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन दिस? अच्छा जी, अब जो आपने पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक बनाया हुआ है ना, आपका वो एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी एट्रीब्यूट, स्कोप बेसलाइन, प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट चार्टर, पता नहीं क्या क्या, सारा कुछ पूरे प्रोजेक्ट में से इधर आ जाता है इनपुट्स में. ठीक है, और आप टूल्स एंड टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं, जो आपने ऑलरेडी क्रिटिकल पाथ पढ़ा हुआ है. ठीक है, आपने स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस पहले मैं वो तो कर ली, तो कभी बेस कर लेती हूँ, तो अटैचमेंट कहीं नहीं, मैं वो देख रही हूँ वो आगे आएगी. ये बड़ी लंबा नहीं. डेवलप स्केड्यूल की आउटपुट आती है स्केड्यूल बेसलाइन, प्रोजेक्ट स्केड्यूल. इसमें हमने ये बनाना है
हमने अब हमारा टास्क था स्केड्यूल बेसलाइन बनाना। स्केड्यूल बेसलाइन कहाँ बनेगी? स्केड्यूल वी विल मेक स्केड्यूल बेसलाइन इन डेवलप स्केड्यूल। ओके, we will make schedule baseline in develop schedule. So we already have all the data. We already have all the data logged down. Okay, so we have critical path method, we already know. Schedule network analysis, we already know. Leads and lag, we already know. Yes. Then we learn two more techniques. One is schedule compression. What is schedule compression? What do you mean by schedule compression? इस लफ्ज़ से क्या समझ आ रही है आपको? यस, स्केड्यूल को स्क्वीज करना। आपका स्केड्यूल है 26 दिन का, आपने से कम करना है। सो देयर आर टू वेज। वन इज फास्ट ट्रैक, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा अभी प्रोग्राम है, इसका नाम फास्ट ट्रैक है, मैंने यहाँ से उठाया। सेकंड इज क्रैशिंग। फास्ट ट्रैक में क्या होता होगा सर? मैंने आपको बताया हमारे प्रोग्राम को मैंने नाम यहाँ से उठाया। तो फास्ट ट्रैक में होता क्या होगा? ये 400 है ना? हाँ, इसी में ये इसने ही कहा था। हाँ, ये एंटर इन एस्पेक्ट ऑफ ये तो मैक्सिमम 400 ये इसमें सारा आएगा। बाकी नहीं, रिसोर्सेज को जब ऐड करते हैं ना, वो है क्रैशिंग, ऐड रिसोर्स। जब रिसोर्सेज को ऐड करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। दैट इज फास्ट क्रैशिंग। फास्ट ट्रैक में जो एक्टिविटीज सीरीज में है ना, आप पैरेलल में कराते हैं। मैं आपको कैसे एक्टिविटी करा रहा हूँ, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ? कभी क्लोजिंग पे जाता हूँ, कभी इनिशिएट में जाता हूँ, बेसलाइन में आता हूँ, घुमा के ले जाता हूँ। जो एक्टिविटीज एक सीरीज के ना, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, मैं उसको टोटली मैंने वायलेट किया हुआ है। मैं एक्टिविटीज को पैरेलल लेके चल रहा हूँ। ऐसे ही है, तो दैट इज फास्ट ट्रैकिंग, ठीक है ना। हम अपने स्केड्यूल की जो कि पीएमटी की मिनिमम 3 माह की एग्जाम प्रिपरेशन होती है, वी आर ट्राइंग टू कंप्रेस इट इन द 7 days. So how you do it? You compress it, you do it in parallel. Now there is always a risk. When you are doing activities in parallel, you have to eliminate some activities. When you are doing activities in parallel, there is always a chance of rework. Yes or no? There is always a risk. ऐसा ही है ना? There is always a risk. क्योंकि ये तो मेरी बेस्ट, ये तो मेरी वो जो है फीडबैक जो मैंने अभी तक डाटा इकट्ठा किया है फ्रॉम 100 ऑफ स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चंस नहीं आते। लेट्स से आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आ जाते हैं ठीक है पास। दिस इज पॉसिबल ना? एग्जाम थोड़ी मैंने बनाया, बना सकते हैं ना वो, ठीक है। नो वन इज स्टॉप इट। देन यू मे नॉट क्लियर एग्जाम, देन द रिस्क विल बी ऑन मी एंड यू। ओके, so whenever you do fast tracking in scheduling, there is always a risk. So whenever you do a crashing, there is always a negative side. You do get your gain, but there is always a negative side. Clear? ये मुझे लगता है उस वक्त करते हुए ना इसी तरह ठीक कर लिया होगा और ये ऐसे पढ़ा रहेगा। इसमें भी डैश है जो क्रॉस सेक्शन में। अच्छा, ये आपने स्केड्यूल कंप्रेशन की। सेकेंडली, अगर आपके पास रिसोर्स का इशू है, then we do resource optimization. Resource optimization. What is meant by resource optimization? Okay. Okay, उसके अलावा जी उसके लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने जो कहा। वन इज रिसोर्स लेवलिंग। लेट्स से अब वी हैव अ डिजाइनर, यू आर डिजाइनर, वी हैव 5 tasks and we only have 1 designer. Even we have more than 1 designer, we want this that Bilal must do this task. This happens, the client says this task must be done by this specific person, ठीक है। देन क्या होगा, अगर बिलाल ने करना, बिलाल एक आदमी इंसान है यार, चलो 8 घंटे 10 घंटे काम करेगा, बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ हिम। तो हम क्या करते हैं, फिर स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंगली लंबा हो जाता है। जब आप स्केड्यूल को लेवल करते हैं तो आपका स्केड्यूल, रिसोर्स को लेवल करते हैं, आपका स्केड्यूल
फॉलो अप के लिए डैश आएगा। आपका स्केड्यूल बिलाल साहब, आप जब रिसोर्स को लेवल करते हैं आपका स्केड्यूल क्या होता है? I wanted you to लो होगा रेट जो है ऑप्टिमाइज होता है, क्या होता है स्केड्यूल लंबा हो जाता है। पब्लिकेशन रेट है ना, तो रेट होगा। I wanted to hear this word from you कि आप जब स्केड्यूल को लेवल रिसोर्स को लेवल करते हो आपका स्केड्यूल ऑप्टिमाइज हो जाता है, लंबा हो जाता है। गुड, अब देखें ना आपने आप वर्ड सही बोले। अच्छा, रिसोर्स लेवलिंग में सारे रिसोर्स तो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, बट द कैच इज दिस कि भाई लोग जो हैं वो उसमें मैं ये करता हूँ। दिस इज वन ऑफ द वे हाउ बेसिकली आई वर्क्स विद द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली इस रियलिटी ना, प्रोबेबिलिटी इज रियलिटी। तो मैं ये करता हूँ, मैं सबके टेस्ट के रिजल्ट्स देखता देता हूँ, जब उनकी प्रोबेबिलिटी 80% आना शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशंस, तो फिर मैं उनका एग्जाम देता हूँ। ठीक है, सम टाइम आई ऑल्सो प्ले बैट। कोई एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन 80 पे नहीं आ रही थी, बट आई हैड अ बिलीव कि वो कर लेंगे, तो उन्होंने कर लिया। ओके, सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 40, ये 60, ये 80, ये 90 एंड दिस इज 100। बिलाल क्या एग्जाम आज देगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसके पास होने? 0। ठीक है, 4 को देगा तो लेट से 5% है, 5 को दे देगा तो हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी 15% हो जाए, 6 को देगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 20 को हो जाएगी, 10 को देगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 60 तक हो सकती है इजीली। ठीक है, 12 को देगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 65 तक हो सकती है, 15 को देगा इसकी प्रोबेबिलिटी 80% हो जाती है। ठीक है, अगर वो 20 को देगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है वो क्लियर हो जाए, 25 को देगा 100%, 31 को देगा 100%। यू गेट दिस।
काइंड ऑफ एस कर्व, 500 एस कर्व, ठीक है। दिस इज काइंड मोंटे कार्लो एनालिसिस, ठीक हो गया। सिंपल है ना, अगर आप ये खुद भी कर सकते हैं कि भाई आपने जो अपने रिजल्ट्स निकालें, आप क्या मॉक करें, ठीक है, मॉक के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, इफ इट इज 80% प्लस इसको ऐड करें, आप प्रोबेबिलिटी निकलना शुरू हो जाएगी। बट एक्चुअल में इतना सिंपल नहीं होता। पीछे जब आप करते हैं ना प्रोजेक्ट्स पे, तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। बट दिस इज कॉल्ड मोंटे कार्लो एनालिसिस एंड एज अ रिजल्ट यू गेट योर सेकंड बेसलाइन, आपकी स्केड्यूल बेसलाइन बनी। सर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड बेसलाइन। थर्ड बेसलाइन आपकी क्या है सर? कॉस्ट बेसलाइन, ठीक है, कॉस्ट बेसलाइन वेरी इजी। पहला प्रोसेस है प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें आउटपुट आ जाएगा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, आपने कैसे काम करना है। दूसरा प्रोसेस है एस्टिमेट कॉस्ट, क्या प्रोसेस है? एस्टिमेट कॉस्ट, ठीक है, जैसे आपने उसके एस्टिमेट निकाले ना स्केड्यूल के, वो एस्टिमेट ड्यूरेशन, सेम टूल्स एंड एस्टिमेशन टेक्निक्स इस्तेमाल होंगे, प्लस इसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आ जाएगी विच वी विल डिस्कस इन क्वालिटी चैप्टर। यू विल गेट कॉस्ट एस्टिमेट एंड बेसिस ऑफ एस्टिमेट। देन तीसरा प्रोसेस होगा डेवलप बजट। डेवलप बजट में आपके पास आउटपुट आ जाएगी कॉस्ट बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड लाइन, अब क्या लिखे, पोस्ट परसेंट के अंदर नीचे डैश डाल दे और पोस्ट परसेंट लेके वुमेन्स ये खत्म कर दूं। वुमेन और अब क्या आदमी और नहीं, वुमेन एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस विद पोस्ट ऑफिस को वो कर लेता लेटर। तो वुमेन पूरा जी आपका आ गया कॉस्ट बेसलाइन एंड प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट अलोंग द वे। दो आपकी आउटपुट्स आ गई। आप इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं? टूल्स एंड टेक्निक, कॉस्ट एग्रीगेशन, जैसे हमने किया था ना बॉटम अप एस्टिमेशन, इसी तरह वो कॉस्ट एग्रीगेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इस्तेमाल करते हैं फाइनेंसिंग कैसे करनी है आपने प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग अलोंग द वे कैसे करनी है, कहाँ से पैसे आएंगे। फिर एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट, फंड्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। ये टूल्स एंड टेक्निक यानी सॉरी प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट, कब कब आपने प्रोजेक्ट फंड रिलीज करना है। सर आप एक घर बना रहे हैं, कमीशन से तो क्या ठेकेदार को सारे पैसे दे देंगे इकट्ठे? नहीं, ठेकेदार लेके देंगे। कैसे देंगे? इंस्टॉलमेंट्स में। ये आपका फाइनल बना हुआ है, ठीक है, आइटम ये और ये इसके अंदर दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट। ये काम होता जा रहा है, आप उसको देते जा रहे हैं। जब ये काम हो गया, मैंने कॉपी पेस्ट किया कोई, फॉर एग्जांपल आप फार्म हाउस बना रहे हैं और आपने फार्म हाउस की 4 दीवारी करानी है, ठीक है, तो एक दीवार होगी तो फिर आप अगले पैसे देंगे, दूसरी दीवार होगी तो आप उसके पैसे देंगे, फिर उसके बाद दरवाजे के पैसे देंगे। इस तरह अलोंग द वे कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे आप प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट करके ही करते हैं, आपकी कॉस्ट बेसलाइन आ जाती है। एंड दिस इज हाउ बेसिकली हाउ यू क्रिएट 3 बेसलाइन, ठीक है। दिस इज हाउ यू क्रिएट 3 बेसलाइंस। नाउ